हेलो बच्चों, नमस्ते। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस क्लास में। तो यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी अग्नि बैच की जो क्लास है, और उसमें आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि अभी तक हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। पहला था हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, दूसरा हमारा था भाग्य और पुरुषार्थ जो जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया था, तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा था रॉबर्ट नर्सिंग होम में। अभी जस्ट यानी कि कल ही वो क्लास पूरी हुई है। जो चैप्टर है उसके अभ्यास प्रश्नों के साथ उसको कंप्लीट किया है जो लिखा गया था कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा। आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है अशोक के फूल, और ये एक ललित निबंध है और इसके जो लेखक है वो है हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय देखना है, हमें साहित्यिक परिचय देखना है, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी काल के प्रमुख साहित्यकारों में से एक माने जाते हैं। तो आज हम हमारे यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 के रूप में यानी कि भाग 1 के रूप में इनके जीवन परिचय को पढ़ने वाले हैं, यानी कि अच्छे से इनके जीवन परिचय को देखेंगे। साहित्य में स्थान क्या है वो देखेंगे। तो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, आज छोटी सी क्लास होगी, क्योंकि जो अशोक के फूल निबंध है वो भी आज हम स्टार्ट नहीं करेंगे। केवल और केवल हम चैप्टर से रिलेटेड बातें कर लेंगे या साहित्यकार से रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारी नई क्लास की तरफ जिसका नाम है अशोक के फूल, और हमारे लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। शत प्रणाम करते हैं सबसे पहले तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। साहित्य जगत में इनका बहुत ही अग्रणी साहित्यकारों में इनका नाम आता है। ठीक है ना। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म देखिए कहाँ कब हुआ था। सन 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान हुआ है उनका दुबे का छपरा बलिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश। बलिया ये यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश। ठीक है। पिता का नाम है अनमोल द्विवेदी और माता का नाम है इनका ज्योतिषमती। अनमोल द्विवेदी इनके पिता का नाम, ज्योतिषमती इनकी माता का नाम। और मृत्यु हुई थी बच्चों 18 मई सन 1979 ईस्वी में। ठीक है, जन्म हुआ था 1907 में और मृत्यु हुई थी सन 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इतना क्लियर हो गया कि जन्म हुआ था सन 1907 में, दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अनमोल द्विवेदी उनके पिता का नाम था, ज्योतिषमती उनकी माता का नाम था, और 18 मई सन 1979 ईस्वी में यानी कि 1879 में उनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर हो गई ये। आगे चलते हैं। अब यहाँ हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आप टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो टेबल फॉर्म के साथ में डिटेल में भी लिख सकते हो। एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिख सकते हो जैसा आप चाहो। अगर आप डिटेल में लिखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, और टेबल फॉर्म में लिखना चाहते हो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। अगर हिंदी महीनों की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि आज भी कई ऐसी तिथियां हैं जो हिंदी महीनों के आधार पर ही चलती हैं। हमारे जो तीज त्यौहार है, जितने भी भारतवर्ष में जो त्यौहार आते हैं वो किस आधार पर आते हैं, हिंदी महीनों के आधार पर आते हैं, अंग्रेजी महीनों के आधार पर नहीं आते। यानी कि जो हमारी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के जो महीने की तारीखें होती है उनके आधार पर नहीं आते हैं, बल्कि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ वाले जो महीने हैं पूरे 12 महीने, उन 12 महीनों के 15-15 दिन के अंतराल में कौन सा कृष्ण पक्ष है, कौन सा शुक्ल पक्ष है, उस आधार पर ये त्योहार आते हैं। आपने देखा होगा कि दिवाली कभी नवंबर में आती है, कभी अक्टूबर में आती है, कभी कौन सी डेट को आती है, कभी कौन सी डेट को आती है, लेकिन हिंदी महीनों के आधार पर कार्तिक मास की अमावस्या को ही आती है। ऐसे ही रक्षाबंधन जैसे श्रावण मास की पूर्णिमा को आता है। ठीक है। तो लेकिन डेट हमारी हमेशा अलग अलग हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि महीने आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का जो घटता बढ़ता स्वरूप है उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, तिथियों में बदलाव आ जाता है, इस वजह से वो डेट थोड़ी चेंज हो जाती है। लेकिन हिंदी महीनों का जो समय होता है, जैसे श्रावण मास की पूर्णिमा को ही ये समय आता है, तो पूर्णिमा का वेट करना होगा, चाहे उसके लिए वो डेट निकल ही जाए, उससे मतलब नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ भी देखिए हिंदी महीनों की बात की जा रही है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी, शुक्ल पक्ष एकादशी यानी कि रक्षाबंधन के जस्ट पहले जो एकादशी आती है उसमें इनका जन्म हुआ था। सन 1964 बताया गया है। संवत कितना बताया है? 1964, और सन जो बताया है ईस्वी वो 1907 बताया है। को बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सरयू पारी होता है, सरयू नदी के पार वाले और सरयू नदी के इधर वाले, सरयू नदी को आधार बनाकर यहाँ पर ब्राह्मण जाति का विभाजन किया गया है कि सरयू पारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। याद हो गया इतना आपको?
कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष क्या होता है, जब चंद्रमा बढ़ने की तरफ होता है, अपने आरोही क्रम में होता है, और कृष्ण पक्ष को कौन सा होता है, जब चंद्रमा अपने अवरोही क्रम में होता है, यानी कि अपने घटते क्रम में होता है। तो जब पूर्णिमा आती है तो चंद्रमा बड़ा हो जाता है, और पूर्णिमा के बाद का जो समय होता है वो कृष्ण पक्ष होता है, क्योंकि चंद्रमा छोटा छोटा घटता जाएगा। और ऐसे ही जब अमावस्या आती है उसके बाद का जो समय आता है वो शुक्ल पक्ष होता है, जिसमें एकम, दूज, तीज, ऐसा प्रतिपदा जो बोलते हैं वैसा चलता है। ठीक है, तो श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को संमत 1964 में और 1907 ईस्वी में उनका जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा में हुआ था। ठीक है, गांव में छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। अनमोल द्विवेदी भी इनके पिता थे और ये भी ब्राह्मण कुल के थे, और इनकी जो माता थी ज्योतिषमती वो भी प्रसिद्ध पंडित कुल की बालिका थी, कन्या थी, जिनका विवाह अनमोल जी से हुआ था, अनमोल द्विवेदी जी से हुआ था, और दोनों ही मतलब ब्राह्मण कुल या पंडिताई में प्रकांड थे। ठीक है, इस तरह बालक हजारी प्रसाद द्विवेदी को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। क्यों उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी? क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, उनकी माता भी प्रतिष्ठित परिवार की कन्या थी और उनके पिता भी प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति थे। तो इस कारण से जो बालक हुआ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वह बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिए थे, और उनको जो ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा थी वो उत्तराधिकार में मिली थी, यानी कि जन्म लेते ही वो इस माहौल में आ गए थे, और कुछ उनकी जेनेटिक गुण भी आ गए थे जिसके कारण वे इतने प्रतिभाशाली हो गए थे। क्लियर हो गया है? ये अच्छे से हो गया है, आपको याद हो गया, दोनों पेज याद हो गए हैं, ये भी याद हो गया है कि उनका जन्म कब हुआ था। हम संमत लिख लेते हैं यहाँ पर, ये तो ईस्वी है और ये आ गया 1964 संमत। ठीक है, उन्नीस विक्रमी संमत, वी स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पेज भी याद हो गया है आपको और ये भी याद हो गया है। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम संमत का मतलब क्या होता है। देखिए मैंने पहले भी बता चुकी हूँ ये बात, फिर भी चलिए एक बार और बताती हूँ कि हम बात करते हैं ईस्वी की। ईस्वी यानी कि ईसा के जन्म की बात करते हैं, ईसा के जन्म, और ईसा के जन्म से ही डेट प्रारंभ हो गई थी, पहले साल का पहला दिन प्रारंभ हो गया था। अब आज हमारा यहाँ पर 2024 चल रहा है, तो ईसा मसीह के जन्म को 2024 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, उससे पहले भी तो भाई कोई गिनती चलती होगी, या ईसा मसीह के जन्म से ही शुरू हुआ है। तो हमारे भारतवर्ष की बात करते हैं, आपने जब 10th में पढ़ा होगा, आपको पता होगा मैक्स मूलर जी का जो चैप्टर था उसमें भारत से हम क्या सीखे। तो भारत विदेशियों से यानी कि अन्य देशों से कहीं आगे था, मतलब कई साल पुराना हो सकता है। मतलब उन्होंने आशंका जताई है कि हम जो सोच रहे हैं वो भारत में हो चुका है, यानी कि हम जिस विषय के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं उसमें हर विषय का क्षेत्र भारत हो सकता है। तो भारत इस दुनिया से कहीं आगे था। इसलिए देखिए जो ईस्वी सन से पहले हमारे यहाँ पर विक्रमी संवत चलता था। विक्रमी संवत क्यों बोलेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि राजा विक्रम के काल से एक तारीख शुरू हुई थी, उसे विक्रमी संवत कहा जाता था, और वो ईस्वी सन से मतलब इससे 57 साल पहले हुआ था, 57 वर्ष पहले शुरू हो चुका था। तो विक्रमी संवत के 57 वर्ष होने के बाद ये ईस्वी सन यानी कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और तब से ईस्वी सन चालू हो गया है। तो इसलिए हम यहाँ विक्रमी संवत लगाते हैं। तो ईस्वी सन से बढ़ के डेट आती है, कितनी आती है? बढ़ के, और वो कितनी होगी उसमें 57 प्लस कर दो। ईस्वी सन निकालना है तो विक्रमी संवत में से 57 माइनस कर दो, ईस्वी सन निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे आपको क्लियर हो गया सारा। आगे देखिए, सन 1930 में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर है बच्चों? वाराणसी, काशी यानी बनारस में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? आपको पता होगा, मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। लोगों के सहयोग से की थी, जन सहयोग से करी थी, पैसे मांग मांग कर की थी।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसमें विदेश के भी बच्चे आकर यहाँ पर पढ़ाई करते थे। तो इसका एकमात्र जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। तो यहाँ से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। ज्योतिषाचार्य तो आप जानते होंगे क्या हो गए कि जो ज्योतिष की पढ़ाई करता है उसमें आचार्य हो गए थे, जिसमें वे महान पंडित हो गए थे। इनकी प्रतिभा का विशेष स्फुरन कवि गुरु रविंद्रनाथ की विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ था। मतलब उनकी जो प्रतिभा निकल कर आई थी वो कहाँ पर आई थी? रविंद्रनाथ जी के एक विश्वविख्यात संस्था है जिसका नाम है शांति निकेतन, वहां पर रहकर हुआ था। यहाँ ये सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कहाँ पर रहे? शांति निकेतन में एक हिंदी भवन था, उसके निदेशक बने रहे कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और कहाँ कब तक बने रहे? 1940 से 1950 तक। तो ये पेज फिर से लर्न करवाती हूँ क्योंकि आप लोगों को याद नहीं हो पाया होगा कि 1930 में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करी, पढ़ाई कर ली। उसके बाद में उनकी जो प्रतिभा है, इनका जो हुनर है कि ये साहित्य जगत में कितने अनोखे साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। तो ये कहाँ पर हुआ? ये जो स्फुरन यानी कि इनकी प्रतिभा कहाँ पर निखर कर आई थी कि रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ की विश्वविख्यात एक संस्था है शांति निकेतन, उसमें निखर कर आई थी, जहाँ पर ये सन 1940 से लेकर 1950 तक, देखिए सन 1940 से लेकर 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में, निदेशक के पद पर वे रहे थे। आ गया? क्लियर हो गया सभी को? आगे चलते हैं। यही इनके विस्तृत स्वाध्याय का मतलब आप सभी जानते हैं सेल्फ स्टडी, ठीक है? स्वाध्याय यानी स्वयं द्वारा किया गया अध्ययन। हम स्वाध्याय की एक वाक्यांश में के लिए शब्द भी लिख लेते हैं। स्वाध्याय क्या होगा? स्वयं द्वारा किया गया अध्ययन, ठीक है? स्वयं द्वारा किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? स्वाध्याय। और सृजन का शिलान्यास हुआ। सृजन का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी। आप खुद सृजन कर रहे हो, कुछ निर्माण कर रहे हो, अपना खुद का कुछ निर्माण कर रहे हो, मतलब अपने मन मस्तिष्क से जो भी आपका स्फुरन हुआ है, जो भी चीज़ निखर कर आई है, आप उसका निर्माण कर रहे हो और वो मौलिक चीज़ है, किसी की बनी बनाई नहीं है, किसी की नकल नहीं है, किसी का अनुकरण नहीं किया है आपने, ठीक है? तो वो क्या हो जाता है? सृजन यानी कि क्रिएटिविटी। आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, आपके अंदर कितनी सृजनात्मक क्षमता है, उस क्षमता को आप निखार रहे हो। तो ये कविताएं लिखना, ये निबंध लिखना, ये भी क्या है? सृजनात्मक क्षमता है। केवल और केवल कोई आविष्कार करना या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज बनाना यही सृजनात्मक क्षमता नहीं होती है। आप लेखन के क्षेत्र में भी कुछ अनोखा कार्य कर रहे हो। समाज के प्रति आपकी जो जागरूकता है, संस्कृति के प्रति आपकी कोई जागरूकता है, देश के प्रति आपकी कोई जागरूकता है, मानव के लिए आपकी कोई जागरूकता है, उस जागरूकता के प्रति आप शब्दबद्ध रचना करके मानव समाज को उससे अवगत कराना चाहते हो, मानव समाज को उसका बोध कराना चाहते हो, तो वो क्या हो गई है? सृजन हो गया है। सृजन यानी कि क्रिएटिविटी हो गई है, सृजनात्मक क्षमता हो गई है आपकी, ठीक है? तो यही इनके कहां पर, कौन से स्थान पर? शांति निकेतन में। शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक बने थे, वे निदेशक के रूप में रहे थे 10 वर्षों तक, 1940 से 1950 तक। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यहीं पर उन्होंने विस्तृत स्वाध्याय भी किया, स्वयं द्वारा अध्ययन भी किया, सेल्फ स्टडी की, और सृजन का शिलान्यास भी किया। शिलान्यास का मतलब क्या होता है? हम नींव का मुहूर्त करते हैं ना, वो शिलान्यास करना मतलब सृजन करने का कार्य प्रारंभ करना। शिलान्यास का मतलब होता है प्रारंभ करना। तो ऐसे ही अपनी सृजनात्मक क्षमता का प्रारंभ उन्होंने यहीं रहकर करा था, शांति निकेतन में रहकर किया था। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिल लिट की उपाधि से सम्मानित किया था। तो पहली उपाधि उनकी कौन सी हो गई है? डिल लिट। और उन्हें कब मिली थी? ये 1949 ईस्वी में, ठीक है? 1949 ईस्वी में कौन से विश्वविद्यालय में? लखनऊ विश्वविद्यालय में ने इन्हें डिल लिट की उपाधि से सम्मानित किया था। फिर आ गया सन 1950। 1949 के बाद एक साल बाद 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर भी रहे और अध्यक्ष भी रहे। देखिए
1950 1949 में उनको डी.लिट की उपाधि प्राप्त हो गई। डी.लिट की उपाधि प्राप्त होने के बाद में वे प्रोफेसर का कार्य करने के लिए सक्षम हो गए थे, समर्थ हो गए थे। तो उनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। सन 1957 में इन्हें, देखिए 1957, 1950 से तो उनको यहाँ पर प्रोफेसर और अध्यक्ष का पद दे दिया। फिर 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा गया। पद्म भूषण भारत का बहुत बड़ा एक पद है, एक सम्मान है, उस सम्मान से उन्हें विभूषित किया गया। और सन 1958 में ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बन गए। राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बन गए। ये बहुत बड़ा पद होता है बच्चों, बहुत छोटा सा पद नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अपने जीवन में। इस राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के संस्था के जो सदस्य बन गए थे, तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो ये देखिए यहाँ पर भी याद हो जाएगा कि यहीं इनके कहाँ पर, शांति निकेतन में, रविंद्रनाथ के विश्वविख्यात संस्था है शांति निकेतन, वहाँ पर रहकर उन्होंने स्वाध्याय किया, सृजन का शिलान्यास किया, यानी कि सृजन करना प्रारंभ कर दिया। सन 1949 में उनको लखनऊ विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1950 में उनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। फिर 1957 में उनको पद्म भूषण से विभूषित किया और 1958 में ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बन गए। क्लियर हो गया, याद हो गया इतना अच्छे से कि जन्म कब हुआ था, कितने पेज याद हो गए? देखिए हमको 4 पेज याद हो गए हैं। तो जन्म हमको पता चल गया 1907 ईस्वी में दुबई के छपरा बलिया जिले में उनका जन्म हुआ था और श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को जन्म हुआ था। उसके बाद पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिषमती, और ये एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार की, पंडित परिवार की महिला थी। इसलिए जो भी ब्राह्मण या भी जो भी प्रतिष्ठा थी, प्रतिभा थी, वो उनको जन्म से ही मिली थी। ज्योतिष और संस्कृत की जो शिक्षा थी उनको उत्तराधिकार में मिली थी। फिर उन्होंने क्या किया था? 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त कर ली थी और उसके बाद में शांति निकेतन में 1940 से 1950 तक रही है। ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने स्वाध्याय और सृजन का शिलान्यास किया वहीं रहकर, शांति निकेतन में रहकर। ठीक है। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि प्राप्त करी। 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे और अध्यक्ष भी रहे। याद हो रहा है ना अच्छे से? देखिए मुझे भी याद हो गया है। उसके बाद में 1957 में उनको पद्म विभूषण अलग है और पद्म भूषण अलग है, तो पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया और सन 1958 में इनको राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बना दिया गया। इतना क्लियर हो गया? अब हम हमारी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, ये कई वर्षों तक काशी नागरी प्रचारिणी सभा के उपसभापति रहे। कहाँ के? काशी नागरी प्रचारिणी सभा के उपसभापति भी रहे कई वर्षों तक। खोज विभाग के निर्देशक तथा नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक भी रहे। तो नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक भी रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के उपसभापति भी रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। साथ में खोज विभाग के निर्देशक भी रहे हैं। ठीक है। इसके बाद सन 1960 से 1966 तक 6 वर्षों तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है। अब चलते आगे। तत्पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण कर लिया क्योंकि आपको पता है ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने थे और राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बनने के बाद में धीरे धीरे आगे उनका जीवन चलता रहा। कई ऐसे अध्यक्ष और पदों पर वे आसीन रहे। उसके बाद में भारत सरकार के हिंदी संबंधी जो भी योजनाएं थी, हिंदी भाषा के संबंध में जितनी भी योजनाएं, जितनी भी प्लानिंग होती थी, उसका दायित्व उन्होंने ग्रहण कर लिया था। मतलब वो सारी जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं पर ले ली थी। 18 मई 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है, छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा विशाल साहित्य है। कविता और नाटक के क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश नहीं किया, यानी कि ना तो उन्होंने कविताएं लिखी है और ना उन्होंने नाटक लिखे हैं। इसका मतलब उन्होंने केवल और केवल गद्य के साहित्यकार कहे जाएंगे और खास तौर पर जो बात कही जाएगी वो किसकी कही जाएगी? ललित निबंधों की। तो निबंधकारों की श्रेणी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम अग्रणी रूपों में लिया जा सकता है। इनकी कृतियां वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित है। अब
आती है इनकी कृतियां, कि उन्होंने कविता और नाटक नहीं लिखे हैं। बाकी सारी विधाओं में उन्होंने कार्य किया है, लेकिन कविता और नाटक उन्होंने नहीं लिखे, इसलिए कवि तो वे बिल्कुल भी नहीं है, वे क्या है, गद्यकार कहे जाएंगे, लेखक कहे जाएंगे। पहला आता है देखिए इतिहास, हिंदी साहित्य। इतिहास में उन्होंने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है। अब आता है यहाँ पर निबंध। निबंध थोड़ा सा हम इसको अलग कर देते हैं एक बार, है ना, क्योंकि इसी के बीच में आ गया है ना, इसलिए ठीक है। ये हो गया हमारा निबंध। आलोचनात्मक ग्रंथ, ठीक है। तो इतिहास की बात करते हैं। पहला है उनका इतिहास, दूसरा है उनका निबंध संग्रह। तो इतिहास में देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उन्होंने, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास भी है यहाँ पर, इतिहास में आ जाएगा, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, आदिकाल के बारे में लिखा है, और हिंदी साहित्य की क्या भूमिका है ये उन्होंने लिखा है। हिंदी साहित्य के नामकरण की, यानी कि हिंदी साहित्य के विकास क्रम की बात करते हैं, या साहित्य जगत के नामकरण की बात करते हैं, काल विभाजन की बात करते हैं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मत आप देख सकते हो, उनके जो विचार है, उनका काल विभाजन है, वो भी आप देख सकते हो, जान सकते हो। जब हम गद्य पढ़ेंगे, गद्य साहित्य पढ़ेंगे और गद्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे, तब आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो योगदान है वो हम देखेंगे, ठीक है ना, देखेंगे। ये जो देखिए बच्चों, गद्य साहित्य हम कब पढ़ाएंगे, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कुछ ही चैप्टर बचे हैं, और कुछ ही चैप्टर में, ज़्यादा नहीं है गद्य में, और कुछ ही चैप्टर के बाद में हम, जब हमारा गद्य पूरा हो जाएगा ये, तो हम गद्य साहित्य पढ़ेंगे, फिर हम पद्य शुरू करेंगे, उसके बाद पद्य साहित्य पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब निबंध की बात करते हैं। निबंध संग्रह, निबंध संग्रह में देखिए कौन कौन से हैं उनके। पहला निबंध है अशोक के फूल, दूसरा है उनका कुटज, तीसरा है उनका विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, चौथा है उनका कल्पलता, पांचवा है आलोक पर्व साहित्य, आलोक पर्व, छठा है शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथ। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग हो गया है ना, एक बार फिर से पढ़ाऊंगी, मैं बताऊंगी आपको यहाँ पर। दिख रहा है ना ये कलर, आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब साफ हो गया है। तो इतिहास देख लिया हमने, उनका निबंध संग्रह देख लिया, तो यहाँ तक उनके निबंध संग्रह है। अब आता है शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथ उनके कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने देखिए कालिदास की लालित्य योजना, पहला उनका आलोचनात्मक निबंध है कि कालिदास की लालित्य योजना क्या है। सूरदास भी उन्होंने आलोचनात्मक निबंध में, क्योंकि आलोचक भी थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, एक इतिहासवेत्ता भी थे, साथ में निबंधकार भी थे, साथ में वे एक आलोचक भी थे। तो आलोचक के रूप में उन्होंने क्या क्या लिखा है देखिए, कालिदास की लालित्य योजना, सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म, ये सारी उनकी आलोचनाएं हैं और ये उनके निबंध है। तो पहला है कालिदास की लालित्य योजना, दूसरा है सूरदास, तीसरा है कबीर, चौथा है साहित्य सहचर और पांचवा आलोचनात्मक ग्रंथ है उनका साहित्य का मर्म। क्लियर हो गया, ये इनकी रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं याद करना बहुत जरूरी है। हम पढ़ने वाले हैं अशोक के फूल, जो क्या है निबंध संग्रह। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं उपन्यास। अब उन्होंने उपन्यास कौन कौन से लिखे हैं, तो नंबर 4 में उपन्यास आएगा बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पौथा, चारू चंद्र लेखा और पुनर्नवा हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंध का, यहाँ तक ही है, ठीक है, पुनर्नवा। फिर आता है हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन्य स्थान है, जो हम भूल नहीं सकते हैं।
आत्माभिव्यंजना के साथ साथ साहित्य, संस्कृति, प्रकृति, सुषमा, लोक जीवन और समकालीन समस्याओं का मिला जुला रसास्वादन कराने में इनकी शैली अभिनव है। यानी कि नई नवेली बनकर ये शैली आई है। इन्होंने अपनी खुद की मौलिक शैली में इन सभी जो गद्य की विधाएं हैं उनमें अपने साहित्य का सृजन किया है। तो कौन कौन से विधाओं में उन्होंने कार्य किया है? इतिहास में उन्होंने कार्य किया है, निबंधकार के रूप में उन्होंने कार्य किया है, आलोचक के रूप में उन्होंने कार्य किया है और उपन्यास के रूप में कार्य किया है। कविता और नाटक उन्होंने नहीं लिखे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो देख लीजिए एक बार क्या क्या रचनाएं हैं। ये इन रचनाओं में थोड़ा बहुत आपको लिखना है। जैसे इतिहास में आप 2-3 निबंध लिख सकते हो, 2-3 इतिहास के ग्रंथ लिख के नाम लिख सकते हो। निबंध में आपको 3 से 4 आपको लिखने होंगे निबंध। उसके बाद में शास्त्रीय और आलोचना के रूप में आपको 3 से 4 लिखने होंगे। जैसे कालिदास की योजना है, सूरदास, कबीर और साहित्य का मर्म और साहित्य सहचर, ये सब किसकी रचना है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। फिर उपन्यास आ गया है, कौन कौन सा उनका उपन्यास है। अब हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, उनका नाम अग्रणी रूप में लिया जाता है, यह आप लिख सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए इनके निबंधों में एक और महाभारत, कालिदास, बाण भट्ट आदि संस्कृत ग्रंथों की सूक्तियां संजोई रहती है, तो दूसरी ओर रविंद्र, कबीर, रज्जब, सूर, तुलसी आदि बंगला और हिंदी कवियों की वाणी की छटा भी दृष्टिगोचर होती चलती है। अब देखिए किसी एक कवि या एक साहित्यकार को या एक विचारक को या एक आदर्श पुरुष को लेकर उन्होंने अपने साहित्य को नहीं रचा है। उन्होंने देखिए कई चीज़ों को लिया है। उन्होंने अपने निबंध में महाभारत कालीन विषयों को भी उठाया है। कालिदास के भी साहित्य का उन्होंने आलोचनात्मक रूप भी प्रस्तुत किया है। साथ में कालिदास के साहित्य में से भी कई विषय उन्होंने उठाए हैं। साथ ही बाण भट्ट की जो आत्मकथा है उसके ऊपर भी उन्होंने आलोचना की है और बाण भट्ट की आत्मकथा से भी उन्होंने कई विषय उठाए हैं। ऐसे संस्कृत ग्रंथों की इन महाभारत, कालिदास और बाण भट्ट से की जो सूक्तियां हैं, उन सूक्तियों का उन्होंने अपने साहित्य में विस्तार प्रस्तुत किया है, विस्तारित अर्थ प्रस्तुत किया है। दूसरी ओर रविंद्रनाथ टैगोर, कबीरदास जी, रज्जब, सूरदास, तुलसीदास जी आदि बंगला और हिंदी कवियों की वाणी की छटा भी दृष्टिगोचर होती दिखाई देती है उनके साहित्य में। अब मतलब यह है कि उनके साहित्य में किन किन का प्रभाव पड़ा है। महाभारत का प्रभाव पड़ा है, कालिदास का पड़ा है, बाण भट्ट का पड़ा है, साथ में रविंद्रनाथ जी का पड़ा है क्योंकि शांति निकेतन में रहकर उन्होंने अपने साहित्य सृजन का शिलान्यास किया था। उसके बाद कबीरदास जी का पड़ा है, आलोचना के रूप में उन्होंने कबीर को भी लिखा है और सूरदास जी को भी लिखा है। रज्जब और तुलसी और बंगला साहित्य में साहित्यकार जो भी है उनका सबका प्रभाव आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर पड़ा और उन्होंने उन चीज़ों को अपने साहित्य में स्थान दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। साथ ही कहीं कहीं भारतीय संस्कृति के स्मृति चिन्ह उभर कर आते हैं, तो कहीं भारत की निसर्ग शोभा का संदेश लेकर अशोक की फूल, देवदारू की छाया, कुटज की शाखाएं झांक जाती है। इनका उन्मुक्त व्यक्तित्व रह रहकर इनके निबंधों में विनोद की हिलोरे उठाता चलता है, पर कभी कभी ये अपनी संस्कृति की विस्मृति अथवा मानव पतन के विषाद से संजीदा भी दिखाई पड़ते हैं। आप लिखना चाहो साहित्यिक परिचय में तो ये लिख सकते हो, लेकिन जीवन परिचय में ये सब आया है इसलिए मैं आपको बढ़ा रही हूँ। अगर आप साहित्यिक परिचय में इस चीज़ को ऐड नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके मार्क्स कहीं नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, आपको 80 शब्दों में लिखना है, 80 शब्द आपका हो जाता है तो आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, आगे चलिए। देश प्रेम और मानव प्रेम का व्यापक चित्र इनके साहित्य के पटल पर अंकित किया गया है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने इनके निबंधों की विशेषता बताते हुए लिखा है कि द्विवेदी जी बहुश्रुत है और है कथा कौतुकी भी। कि द्विवेदी जी क्या है? बहुश्रुत है, बहुत जनों के द्वारा सुने जाते हैं और कथा कौतुकी भी है। उनके जो निबंध है उसमें कौतुक भरा हुआ रहता है, कुतूहल रहता है, जानने की इच्छा रहती है, जिज्ञासा रहती है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ अशोक के फूल की बात करते हैं तो अशोक का फूल कैसा है वो भूमिका में लिखते हैं, उसके बाद में अशोक के फूल की विशेषता बताते हैं और हम अंत तक ये जानने की निबंध सबको बोरिंग लगता है, पढ़ने में बहुत समय लगता है, समझ में आसानी से नहीं आता है तो कई बच्चे पढ़ते भी नहीं है। लेकिन अशोक के
फूल और एक और निबंध है शिरीष के फूल। तो अशोक के फूल और शिरीष के फूल, कुटोच और बहुत सारे ऐसे निबंध है उन्होंने, तो उनके अंदर जो कुतूहल पैदा किया उन्होंने कहानी के आधार पर, जैसे कथाक्रम कैसे चलता है उस कथाक्रम में उन्होंने अपने निबंधों को रचा है और कथाक्रम के माध्यम से ही निबंधों में विषय का विस्तार किया है। तो ऐसे अशोक के फूल के बारे में बताते हैं कि अशोक का फूल ऐसा है, ऐसा महान था। अशोक के फूल के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति को बताते हैं कि भारतीय संस्कृति पहले किस चरमोत्कर्ष पर थी और आज इसका क्या हाल हो रहा है, किस तरह से यह पतनोन्मुख आ चुकी है। ये सारी चीजें बताने में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है वो अपनी उत्कृष्टता को साबित करते हैं, अपनी श्रेष्ठता को साबित करते हैं इन निबंधों के माध्यम से। तो कौन, विद्यानिवास मिश्र जी क्या कहते हैं कि द्विवेदी जी बहुश्रुत है और है कथा कौतुक भी, कि बहुश्रुत है, बहुत से लोगों के द्वारा सुने जाते हैं, लेकिन कथा में कौतुक भी भर देते हैं, अपने निबंधों में कुतूहल भी ला देते हैं। उनके निबंधों का सबसे मुख्य गुण है किसी एक विषय को लेकर अनेक विचारों को छेड़ देना। जैसे मैंने बताया कि अशोक के फूल को लिया है, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारत की पुरातन या भारत के इतिहास को, बहुत सारे विषयों को इसमें छेड़ा हुआ है। और ये जो गुण है आपको अशोक के फूल जब आप निबंध पढ़ेंगे उसमें आपको दिखाई देगा। जिस प्रकार वीणा के तार को छेड़ने से बाकी सब तार झंकृत हो उठते हैं, उसी प्रकार उस एक विषय को छूते ही लेखक की चित्रभूमि पर बंधे हुए सैकड़ों विचार बज उठते हैं, कई विचार आ जाते हैं। द्विवेदी जी के निबंध अनेक विधाओं के ज्ञान भंडार है। उनमें इतिहास, पुरातत्व, ज्योतिष, दर्शन, शास्त्रों का सुगम सार संग्रह किया जाता है। ज्ञान गरिमा के लालित्य का उन्होंने अद्भुत योग किया है, क्योंकि आपको पता है कि द्विवेदी जी जो थे उनको जन्म से ही ज्योतिष और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त हुआ था। परिवार का माहौल ऐसा था, पांडित्य का माहौल था और पांडित्य के माहौल में रहकर उन्होंने पांडित्य प्रदर्शन किया था। उसके बाद में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करी थी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ऐसे ही कोई इतना बड़ा महान पंडित नहीं बन सकता है, महान लेखक नहीं बन सकता है। आचार्य द्विवेदी जी की भाषा, अब भाषा की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप साहित्यिक परिचय में इस भाषा को भी लिखेंगे कि आचार्य द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, परिमार्जित, प्रौढ़, सरस, खड़ी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कहावतों, मुहावरों का भी प्रयोग किया है। इनकी शैली कौन कौन सी, अब देखिए शैली की बात करते हैं तो शैली देख लीजिए कौन कौन सी है। उनकी विचारात्मक शैली है, गवेषणात्मक शैली है, व्यंग्यात्मक शैली है, सूत्रात्मक शैली है, भावात्मक है, आलंकारिक है, वर्णनात्मक आदि शैलियों का प्रयोग करा है। तो देखिए शैली कितने प्रकार की होती है, जितने भी प्रकार की होती है वो सारी की सारी यहाँ पर प्रस्तुत हो गई है। सात तो यहीं हो गई, एक और होती है चित्रात्मक, ठीक है, वर्णनात्मक भी होती है, चित्रात्मक, वर्णनात्मक। एक विवेचनात्मक भी होती है। लेखन की शैली है ये, उसमें से ये तीनों शैलियां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है, ये नहीं है। मैं तो बता रही हूँ कि इन शैलियों के अलावा 7 शैली तो यहाँ दे दी है, 3 शैली और दे दी है, ठीक है। तो ये शैलियाँ होती है। इन शैलियों में विचारात्मक निबंध उन्होंने लिखे हैं, गवेषणात्मक लिखे हैं, व्यंग्यात्मक साहित्य भी लिखा है, साथ में सूत्रात्मक भी लिखे हैं, भाव प्रधान रचना भी है उनकी, आलंकारिक सजा सवार के शब्दों के साथ सजा सवार के उन्होंने साहित्य की रचना करी है, साथ में वर्णनात्मक है, आदि रूप दिखाई पड़ते हैं। कंदर्प देवता के 5 प्रमुख पुष्पों में से एक अशोक का फूल है। कालिदास कालीन साहित्य में कौन से कंदर्प के जो देवता है उनके 5 पुष्प होते हैं, 5 पुष्पों में एक फूल है अशोक का फूल। तो अशोक के फूल के बारे में बताया जा रहा है कि कालिदास के समय में साहित्य में अशोक का प्रचुरता से उल्लेख मिलता है, कि कालिदास ने जो संस्कृत साहित्य लिखा है उसमें अशोक का फूल का उल्लेख किया है, यानी कि कालिदास कालीन कालिदास के समय में भी अशोक का फूल था। इतिहास की बात कर रहे हैं वो। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि उदास नहीं है। 2000 वर्ष पूर्व कालिदास के समय में जब उसे बहुत सम्मान मिला था, जैसा प्रसन्नचित्त था वैसा आज अनादरित होकर है। मतलब क्या कह रहे हैं वो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि कालिदास के समय में, कालिदास का समय क्या माना जाता है, आज से 2000 साल पहले की बात की जा रही है, तो 2000 या 2 से 2500 साल पहले की बात की जा रही है। तो इतने वर्ष पहले
अशोक के फूल का जो स्थान है वो प्रसन्नचित्त था। अशोक का फूल प्रसन्नचित्त था, उसको सम्मान मिलता था, क्योंकि कालिदास के साहित्य में भी अशोक के फूल का जिक्र हुआ है, तो वहाँ उसको सम्मान मिला था। लेकिन आज इतने वर्ष बाद में आज ये अनादर, इसका अनादर हो रहा है, इसका अपमान हो रहा है, इसका तिरस्कार हो रहा है, कोई इसको जानता ही नहीं है कि अशोक का फूल भी होता है। तो ये बात यहाँ पर आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने रखी है। लेखक का मानना है कि अशोक में परिवर्तन नहीं आया, कि अशोक और अशोक के फूल में कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन वहाँ पर निवास करने वाली जो जनता है उसके मन मस्तिष्क में, उसके मानसिक विचारधारा में जरूर परिवर्तन आया, किंतु मनुष्य की मनोवृत्ति में तो परिवर्तन हो गया है। सोचने समझने की जो क्षमता थी वो परिवर्तित हो गई है। प्राचीन संस्कृति की तरह इस वृक्ष की उपेक्षा से, उपेक्षा का मतलब होता है उसका तिरस्कार करना, ध्यान न देना। द्विवेदी जी चिंतित है, जिस तरह से प्राचीन संस्कृति का अनादर हो रहा है, आज उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है, वैसे ही अशोक के फूल का भी अनादर हो रहा है। इन दोनों ही बातों को जोड़कर यहाँ द्विवेदी जी ने इस निबंध की रचना की है। हम जब पढ़ेंगे ना तब आप देखोगे कितने गूढ़ रहस्य इसके अंदर छिपे हुए हैं। कैसे आज की जो हमारी पीढ़ी है वो प्राचीन संस्कृति थी, हमारी जो पुरा संस्कृति, उस संस्कृति का तिरस्कार कर रही है, उसकी अवहेलना करी है, उसको स्वीकारने से मना करती है। ऐसे ही अशोक के फूल का उदाहरण देकर बताया है कि अशोक के फूल को आज सब, अशोक के फूल से आज सब अनभिज्ञ है। कोई नहीं जानता है कि ऐसा भी कोई फूल होता था या फूल हुआ था, कैसे कलर का था, कैसे रंग का था, कैसे किस तरह का था, कितना आकार था, ये सारी चीज़ें कोई नहीं जानता है। तो इसका मतलब यह है कि हम उसका तिरस्कार कर चुके हैं। हम वास्तविक तौर पर हम किसी को नहीं जान रहे हैं, किसी से अनभिज्ञ है, हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम उसका अपमान कर रहे हैं। वर्तमान में भारतीय संस्कृति अशोक के पेड़ की उपेक्षा के माध्यम से प्राचीन संस्कृति के विस्मरण के प्रति अपनी चिंता दिखाई है। ठीक है, तो ये निबंध अशोक के फूल के बारे में है और अशोक के फूल के जो साहित्य में स्थान था, कालिदास ने इसको क्या इंपॉर्टेंस दी थी। तो कालिदास के द्वारा दी गई प्रमुखता के बाद भी आज हम अशोक के फूल को भूल चुके हैं, उसकी यहाँ पर विस्मरणीयता यहाँ बताई गई है। तो आपको समझ में आया अच्छे से कि आपको क्या करना है। ये जो साहित्यिक परिचय है, जीवन परिचय है, आपको कैसे याद करना है, और काफ़ी हद तक तो मैंने आपको यहाँ पर याद करवा ही लिया है। इसके बाद एक बार और आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपका ये जो साहित्यिक परिचय क्लियर हो जाएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यिक परिचय है बच्चों, आपको भूलना नहीं है, ये आपको पक्का याद करना है। कुछ साहित्यिक परिचय जिनको मैं कहती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपको याद करना है। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर है। अगली क्लास में अगले सप्ताह हम मिलते हैं अशोक के फूल के साथ में, निबंध के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।